अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ के बारे में और इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अगर आपने पीएसओ में सरमायाकारी की हुई है या आप इसमें सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आपको पीएसओ के हवाले से बहुत अहम और मुफीद मालूमात मिलेंगी। इस वीडियो में हम क्या कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले हम अदाद शुमार फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे और रेशोज़ की बेसिस पे और कुछ अहम नुकात जो पीएसओ के हवाले से उनका अहाता करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो रिसेंट इसकी रिपोर्ट आई है 9 मंथ्स की, उसके मुताबिक इसका क्या एनालिसिस बनता है और क्या डिटेल्स हैं इसकी रिपोर्ट में। उसमें जो डायरेक्टर रिपोर्ट है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी जो 9 मंथ की रिपोर्ट है उसमें से हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे कि कंपनी की फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या है इस वक्त। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो रिपोर्ट है उसकी बेसिस पे इसकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट क्या कह रही है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और कंपैरेटिवली पिछले अगर हम पीरियड को देखें तो कंपनी क्या प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, और इसकी जो ओवरऑल इनकम के हवाले से फिगर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे और उसमें से देखेंगे कि कंपनी ने अपनी इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसकी बेसिस पे कितनी कैश यूटिलाइज़ की है और कितनी कैश जनरेट की है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम कंपनी के जो डिविडेंड्स हैं या पे आउट्स हैं उनके बारे में हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे कि पिछले 5 सालों में या उससे ज़्यादा अरसे में कंपनी क्या रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही है या नहीं कर रही, और अगर पे कर रही है तो कितना डिविडेंड दे रही है, कितना बोनस दे रही है। और साथ साथ जो इसकी अर्निंग पर शेयर है उसका भी हम एक हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि पिछले सालों के अंदर कंपनी का जो ईपीएस है या जो इसकी ओवरऑल अर्निंग है वो आया स्टेडी है, वो ग्रो कर रही है, कम हो रही है, या उसमें किस तरह की फ्लक्चुएशंस हैं। इन सारी डिटेल्स में जाने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर बात करें कि ये कंपनी बेसिकली है क्या। अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको पीएसओ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर के अंदर ये सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। और इस कंपनी के पाकिस्तान के अंदर आपने रोड्स के ऊपर भी जगह जगह पे पेट्रोल पंप्स देखे होंगे। एज़ पर द फिगर्स अवेलेबल पब्लिकली 3500 से ज़ायद इसके फ्यूल स्टेशन हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये कंपनी स्टेट ऑन्ड कंपनी है और एक बहुत स्ट्रांग फुटप्रिंट के साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के शोबे में अपनी सर्विसेज दे रही है। और पाकिस्तान के अंदर इसका बिज़नेस बहुत सक्सेसफुली और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। सबसे पहले हम कुछ अदाद व शुमार की बेसिस पे थोड़ा सा इहाता कर दें कंपनी का कि इस कंपनी के फिगर्स क्या कह रहे हैं। इस कंपनी के शेयर की अगर हम प्राइस देखें तो इस वक्त ये कंपनी 171.84 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से स्टॉक मार्केट में इसकी ट्रेडिंग हो रही है। और 52 वीक्स यानी एक साल की अगर हम रेंज देखें तो 154 और 232 के बीच में रही है। तो इसके बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट है ये देखना कि यहाँ पर मैंने सिर्फ 52 वीक्स की रेंज तक का डेटा शो किया है, लेकिन अगर आप इसका 5 साल का डेटा देखें स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से तो आप देखेंगे कि इस कंपनी का शेयर किसी ज़माने में 400 से ऊपर ट्रेड हो रहा था। इट मीन्स कि इस कंपनी ने उरूज व ज़वाल दोनों देखे हैं और इस कंपनी के अंदर इतना पोटेंशियल भी है कि ये कंपनी वापस उस पोजीशन पे भी जा सकती है जहाँ पर किसी ज़माने में ये ट्रेड होती थी। आगे जब हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे तो आप मज़ीद इस बारे में आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये सब बातें मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ। अगर इस कंपनी का मार्केट कैपिटल देखें तो वो 80.67 बिलियन बनता है, जो कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर सामने आ रही है। और अगर हम अर्निंग पर शेयर इसकी जो लास्ट क्वार्टर 3 ऑफ 2022 उसको देखें तो 69.40 है, जबकि लास्ट ईयरली अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें इसकी तो वो बनती है 62.07। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले सिर्फ एक क्वार्टर की जो ईपीएस है वो पिछले साल के ईयरली ईपीएस से भी ज़्यादा है। तो बेसिकली इस कंपनी ने जो इस साल के अभी तक 3 क्वार्टर्स हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसकी जो ओवरऑल ईपीएस है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो हो रही है। हम जब इसकी 9 मंथ्स का एनालिसिस करेंगे इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का
तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि ये जो साल है ये इस कंपनी के लिए एक रिमार्केबल और हिस्टोरिकल साल रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। अगर हम इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो वो 1.07 बनती है, जो कि बहुत कम है। और जो सेक्टर की ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशो है उससे भी कम है, जिसका मतलब ये है कि जो प्राइस जिसके ऊपर करंटली आपको ये शेयर मिल रहा है ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और ये बहुत अच्छी तरह आप कह सकते हैं, सेफली कह सकते हैं कि एक बाइंग रेंज में है फॉर द इन्वेस्टर्स। उसके बाद अगर हम इसकी सेल्स का डेटा देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2020 और 2021 के फिजिकल ईयर्स का, तो इसकी जो ग्रोथ है वो 9.14% रही है। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे सेकंड क्वार्टर टू थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 फाइनेंशियल ईयर देखें तो इसकी 11.21% की सेल्स ग्रोथ रही है। तो ओवरऑल कोविड के बाद की अगर हम बात करें तो इस कंपनी की सेल्स के अंदर, इस कंपनी की प्रॉफिट्स के अंदर और ओवरऑल जो इस कंपनी का बिजनेस है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद अगर इसकी डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो अप टू द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 तो वो बनती है 258.50%। तो इसको मैं थोड़ा सा इस नंबर को, अल्दो यू हैव अ रीज़न टू आर्ग्यू, लेकिन मेरी मेरी नज़र में ये थोड़ी सी रेशो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इक्विटी के अगर हम कंपैरिजन में इसके डेट्स को देखें तो डेट्स थोड़ा ज़्यादा है। और लास्ट एनुअल डिविडेंड जो इसका है वो 15 रुपये था, जबकि इसकी पे आउट रेशो 23.95% है, यानी कि तकरीबन 24% है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो पे आउट रेशो है और रिटेंशन रेशो है उसमें अच्छा खासा फ़र्क है, और कंपनी जो प्रॉफिट्स कमा रही है उसका एक बड़ा हिस्सा वो रिटेन कर रही है, री इन्वेस्ट कर रही है, या कि कंपनी के जो अपने ऑपरेशंस हैं उसमें री यूटिलाइज कर रही है। जबकि 24% अपनी कमाई का अपने डिविडेंड की मद में शेयर होल्डर्स को भी दे रही है। सो एक अच्छा नंबर है ये भी। बहुत ज़्यादा अगर हो तो उसको भी हम नेगेटिव समझते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने बिजनेस को इवॉल्व करने के अंदर पैसा नहीं लगा रही और धड़ाधड़ बांट रही है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये कंपनी बहुत ऑलमोस्ट 1/4 आपको दे रही है और बाकी सारा जो है वो अपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर रही है। उसके बाद इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 6% बनती है, और ये एक रीज़नेबल डिविडेंड यील्ड है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ है जो आगे हम देखेंगे भी कि इस कंपनी की जो डिविडेंड हिस्ट्री है उसके मुताबिक ये कंपनी रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। इसके बाद इस कंपनी की करंट रेशो जो कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की बेसिस पे हम निकालते हैं उसको देखें तो वो 1.29 बनती है, जो कि अच्छी रेशो है। इसका मतलब है कि इस कंपनी के करंट एसेट्स इसकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उससे ज़्यादा है। अब हम ज़रा इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर और उसके अंदर जो डायरेक्टर रिव्यू रिपोर्ट होती है या डायरेक्टर के वहाँ पे जो ओपिनियंस होते हैं उसकी बेसिस पे हम कुछ पॉइंट्स को निकाल के थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में मज़ीद स्टडी करते हैं। तो इस कंपनी की जो रीसेंट रिपोर्ट आई है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 9 माह के दौरानिए में इस कंपनी ने हिस्टोरिकली अपने 9 माह का सबसे बड़ा प्रॉफिट गेन किया है, विच इज़ 64.8 बिलियन। यानी इससे पहले कभी भी इसकी हिस्ट्री में 9 मंथ्स का ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो इतना नहीं हुआ। सो दिस स्पीक्स इटसेल्फ अबाउट हाउ द कंपनी इज़ गोइंग राइट नाउ। और इस 9 महीने के अंदर इसने जो रिकॉर्ड प्रॉफिट गेन किया है उसके बाद जो अपकमिंग 3 मंथ्स हैं उसको मिला के वी कैन एक्सपेक्ट कि ये ओवरऑल जो ये फिजिकल ईयर है इसमें ये कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ सामने आएगी। उसके बाद इस कंपनी की जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उसकी मार्केट में अगर हम पेनिट्रेशन देखें तो वी कैन सी कि इस कंपनी एज़ पर द इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट 3.4% का मज़ीद इजाफा हुआ है। और ओवरऑल जो ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का जो सेक्टर है इसके अंदर मार्केट के अगर अंदर हम देखें तो 50% मार्केट को इस कंपनी ने ही कैप्चर किया हुआ है। यानी पाकिस्तान के अंदर वैसे भी ओवरऑल हम देखें तो 3500 से ज़्यादा इस कंपनी के जो फ्यूल स्टेशंस हैं, उसके बाद बाकी जो कंपनीज़ हैं उनके बहुत कम हैं कंपेयर टू दिस कंपनी। और ओवरऑल इस कंपनी की जो बिज़नेस है उसकी ग्रोथ भी हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रही होती है, इवन इफ़ यू लुक इनटू द रियल बिज़नेस। और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि कंपनी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिज़नेस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए बहुत अच्छे इकदाम भी कर रही है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेंशन्ड है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
फाइनेंशियल रिपोर्ट में उसमें ये लिखा है कि इन्होंने जो अपनी स्टोरेज की कैपेसिटी है उसको 112.5 थाउजेंड टन से बढ़ाया है रिसेंटली, और साथ साथ जो इनकी एग्जिस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी है उसके अंदर भी 32.5 थाउजेंड टन्स को जो है उन्होंने रिहेबिलिटेट किया है या उसको रिवाइव किया है। सो एग्जिस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए और एडिशनल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो इस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ये बहुत पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये कंपनी, पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली ऐसे होता है कि फ्यूल की शॉर्टेज हो जाती है अगर आपको टाइम पे फ्यूल नहीं मिल रहा, तो अगर स्टोरेज कैपेसिटी किसी कंपनी की अच्छी है और उसके फाइनेंशियल भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो अच्छा खासा अगर फ्यूल स्टोर करती है, तो पोटेंशली वो कंपनी बहुत बेहतर तौर पे अपना बिजनेस कर सकती है और मुल्क की जो बढ़ती हुई ज़रूरियात हैं उसको भी बेहतर तौर पे पूरा कर सकती है। और पाकिस्तान के अंदर जैसे हम देखते हैं कि ऑयल प्राइसेस यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जिस तरह बढ़ती जा रही हैं, तो अगर कंपनीज़ को ऑलरेडी उन्होंने अपने स्टोर्स के अंदर इस तरह इतनी बड़ी कैपेसिटी के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को स्टॉक किया हुआ हो, तो उस बेसिस पे उनको ऑटोमेटिकली एक अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। इस कंपनी ने रिसेंटली अपने जो ओवरऑल इसके फ्यूल स्टेशन है उसमें 39 जो रिटेल स्टेशन हैं उसका इजाफा किया है, विच मीन्स कि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर अपने नेटवर्क को बढ़ाकर इजाफा कर रही है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर हमें सारी दुनिया में नज़र आ रहा है और उसका फ़रोग हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी इसमें बेहतरी नज़र आ रही है और हमें नज़र आ रहा है कि इस तरफ एक ट्रेंड सेट हो रहा है। तो लाहौर सियालकोट मोटरवे पर इसने रिसेंटली दो नए स्टेशन बनाए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की फैसिलिटी भी दी है। यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया कि ये जो है इन्होंने फ्रंटियर वर्क्स वर्क ऑर्गेनाइजेशन FWO के साथ इश्तराक से ये जो स्टेशन बनाए हैं लाहौर सियालकोट मोटरवे पे, वहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सहूलत भी दी है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छे तरीके के साथ अपनी कैपेसिटी को भी बिल्ड कर रही है, अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर रही है और अपनी एक बेहतर हिकमत अमली के साथ और अप्रोच के साथ जा रही है। इन द रीसेंट पास्ट जब पाकिस्तान के अंदर फ्यूल की कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और वहाँ पाकिस्तान के अंदर प्रॉपरली फ्यूल जितनी यूटिलाइजेशन या जितनी पाकिस्तान के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है उतना बाकी कंपनीज नहीं दे पा रही थी, तो उस गैप को फिल करने में भी इस कंपनी ने अपना रोल प्ले किया था और पाकिस्तान के अंदर फिर बेहतर तौर पे ओवरऑल जो फ्यूल की सप्लाई थी उसको इंश्योर किया था। अब हम इस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें जो डेटा है उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं उसको देखते हैं कि 30 जून 2021 के मुकाबले में 31 मार्च 2022 यानी कि इस 9 माह के दौरान इसमें क्या डिफरेंस हमें नज़र आया। तो अगर हम टोटल इक्विटी को देखें तो वी कैन सी के 42.31% का इजाफा हुआ है और इक्विटी में जो इजाफा है ये इसके रिजर्व में इजाफा की वजह से 139 बिलियन से 199 बिलियन पे इसकी टोटल इक्विटी गई है और मेजरली ये डिफरेंस जो आपको नज़र आ रहा है ये उसके रिजर्व्स में इजाफा की वजह से हुआ है। सो दिस मीन्स कि कंपनी ने अपने रिजर्व्स को बढ़ाया है विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग और अच्छा खासा बढ़ाया है। 42% इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। उसके बाद अगर हम इसके करंट एसेट्स की बात करें तो उसके अंदर भी 95% का इजाफा हुआ है। 327 बिलियन से बढ़कर 639.8 बिलियन पे चले गए हैं। तो करंट एसेट्स में ये इजाफा भी एक पॉजिटिव चीज़ है और अच्छा खासा इजाफा है। जबकि ओवरऑल जो इनके टोटल एसेट्स हैं विच इंक्लूड्स करंट एज वेल एज नॉन करंट एसेट्स, तो उसके अंदर 82% का इजाफा हुआ है 379 से 690 बिलियन पे। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि तीनों फ्रंट्स के ऊपर इक्विटी, करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इस 9 महीने के पीरियड के अंदर कंपनी ने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया है। और अगर इनकी करंट लाइबिलिटीज़ को देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ये नंबर आपको अलार्मिंग लगेगा कि 227 बिलियन से बढ़कर इनकी करंट लाइबिलिटीज़ 478 बिलियन हो गई हैं। लेकिन और इसको अगर हम देखें तो ये 110% का इजाफा है जो कि बहुत बड़ा इजाफा है। तो करंट लाइबिलिटीज़ में इतना इजाफा होने का मतलब है कि कंपनी को इन द अपकमिंग रीसेंट जो मुख्तसर अरसे का जो फ्यूचर अप्रोच है उसके अंदर देखा जाए तो कंपनी को अपनी लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है। तो हमेशा इस तरह की सिचुएशन में हम देखते हैं कि अगर करंट लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं तो करंट एसेट्स कितने हैं, तो वहाँ से थोड़ा हमें इत्मीनान होता है कि इसके करंट लाइबिलिटीज़ अगर 478 बिलियन तक चली भी गई हैं तो इसके जो करंट एसेट्स हैं वो 639 बिलियंस पे हैं विच आर फार मोर देन करंट लाइबिलिटीज़। सो इट मीन्स के अगर इसकी लाइबिलिटीज़ बड़ी हैं करंट, तो दैट्स
still something which is kind of a रेड सिग्नल, लेकिन करंट एसेट्स भी अगर बढ़े हैं और उसी रफ्तार से बढ़े हैं या उससे भी ज़्यादा बढ़े हैं तो देन इट मीन्स के इट्स एक्सेप्टेबल। सो कंपनी ने जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उसको बेहतर तौर पे यूटिलाइज करके अपने एसेट्स को भी बढ़ाया है। और जो ओवरऑल इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ी हैं, 239 से 491 बिलियन पे चली गई हैं, विच इज़ इंक्रीज ऑफ 105.3%। सो लाइबिलिटीज़ का बढ़ना नॉर्मली अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर कोई कंपनी लाइबिलिटीज़ को बढ़ा रही है लेकिन उस जो भी डेट्स ले रही है उसको अगर बेहतर तौर पे यूज़ कर रही है और उसकी बेसिस पे वो अपने एसेट्स या अपनी जो उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी है या जो भी उसके बिजनेस की ऑपरेशंस हैं उसमें अगर उसको बेहतर तौर पे यूटिलाइज कर रही है तो वी स्टिल कंसीडर एज अ पॉजिटिव थिंग। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, वो क्या कहती है। तो यहाँ पर 9 मंथ्स एंडेड 31 ऑफ मार्च 2021 का तकाबली जायज़ा लेंगे फॉर द 9 मंथ्स विच आर एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ 2022। तो यहाँ पर इस कंपनी की याद रखिए कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की कंपनीज़ की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है उसमें जो टॉप लाइन एलिमेंट होता है वो होता है ग्रॉस सेल्स, और उसके बाद फिर नेट सेल्स होती हैं। तो मैंने ग्रॉस सेल्स को यहाँ मेंशन नहीं किया, सिर्फ नेट सेल्स को मेंशन किया है। तो नेट सेल्स अगर हम देखें तो इसकी जो नेट सेल्स हैं वो पिछले साल के 9 महीने के मुकाबले में इस 9 महीनों में 81.7% उसमें इजाफा हुआ है, विच इज़ अ बिग बिग इंक्रीज। 852 बिलियन से बढ़कर 1549 बिलियन पे इसकी नेट सेल्स गई हैं। तो ये बहुत ही हौसला अफजा बात है कि कंपनी ने सही मानों में अपने बिजनेस को या अपनी सेल्स को यहाँ इन 9 महीनों में बढ़ाया है। और ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखें तो 37.7 बिलियन था पिछले साल के 9 माह में, और इस साल के 9 माह में 92.6 बिलियन है। तो अगर चेंज हम देखें ग्रॉस प्रॉफिट में तो वो 145.43% बनती है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने ना सिर्फ सेल्स बढ़ाई है बल्कि इन्होंने अपने ग्रॉस प्रॉफिट को भी बढ़ाया, जिसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसके अंदर भी इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल किया है और कम कॉस्ट के साथ ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट गेन किया है। तो इट मीन्स कि एक कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेशनल जो इनके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ख़ासतौर पे कॉस्ट जो एसोसिएट होती है गुड्स के सेलिंग के हवाले से, उसको बेहतर तौर पे इन्होंने उस हवाले से भी ऑप्टिमाइजेशन की है। तो उसके बाद जो बाकी सारे एक्सपेंसेस वगैरह और जो दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की इनकम्स हैं उन सारे फिगर्स को मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा, बल्कि हम डायरेक्टली जो बॉटम लाइन है यानी कि नेट प्रॉफिट उस पे आएँ। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि पिछले साल के 9 माह में 18.2 बिलियन था और इस साल 64.7 बिलियन। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन, दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, 255.05% का इजाफा। तो मतलब इसके ये नज़र आ रहा है कि इस साल के जो 9 महीने हैं ये रियल में इस कंपनी के लिए हिस्टोरिक रहे हैं और इस कंपनी ने बहुत कुछ कमा लिया है। और ये हमें ईपीएस में भी नज़र आ रहा है कि पिछले साल के 9 महीनों की जो इनकी ईपीएस थी वो हार्डली 38.86 पे गई थी, और इस साल के 9 महीनों की जो ईपीएस है कंपनी की वो ऑलरेडी 137.96 है। तो एक जो क्वार्टर बचता है जो कि जून 30 को क्लोज हो रहा है, तो इसको भी मिला के जब रिजल्ट्स आएंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ ये कंपनी इस साल को एंड करेगी। सो ओवरऑल इसकी जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है वो उसमें बहुत हौसला अफजा नंबर हैं, और वी कैन सी कि इस साल कंपनी के लिए बहुत ही खुशगवार 9 महीने गुजरे। अब हम इस कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डेटा 9 मंथ्स का है एंडेड ऑन 31 मार्च ऑफ 2022, और उसको कंपेयर हम कर रहे हैं फॉर द 9 मंथ्स विच आर एंडिंग ऑन 31 ऑफ मार्च 2021। तो हम अगर कैश जो इसने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ की है उसको देखें तो यहाँ पर हमें आप नेगेटिव नंबर का मतलब ये है कि कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पिछले साल जो है इसके 9 महीनों में इस कंपनी ने 26.3 बिलियन कैश वहाँ इसका कैश आउटफ्लो रहा, यानी कैश उसमें यूज़ हुई, जबकि इस साल ये 99.7 बिलियन, और इसमें अगर परसेंटेज में हम ये चेंज देखें 279% बनता है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इस कंपनी का बहुत ज़्यादा कैश लग गया है। तो इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं कि हमने देखा था कि इस साल इनकी ओवरऑल जो सेल्स है वो भी कई गुना बढ़ी हैं। तो अगर सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में उसी हिसाब से इसकी जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो कैश की यूटिलाइजेशन है उसने भी बढ़ना होता है।
लेकिन और क्योंकि इसके अंदर जो टैक्सेस वगैरह हैं वो भी, अगर आपकी सेल्स ज़्यादा हैं तो टैक्सेस भी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगर आपकी सेल्स ज़्यादा हैं तो उससे रिलेटेड जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर अदर कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसको हम फ़िलहाल मैंने इसको रेड में शो किया है, लेकिन फिर भी इसको हम कीपिंग इन माइंड कि इस कंपनी ने जो ऑपरेशंस के ज़रिए जो सेल्स जनरेट की हैं या जो ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट किया है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए अगर कैश इतनी यूटिलाइज हुई भी है तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर हम देखें तो इस कंपनी ने जो कैश पिछले साल यूज़ की थी वो 3.04 बिलियन थी, जबकि इस साल 992 मिलियन है, जो कि कम है। यानी कि इस साल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्होंने 67% कम कैश को यूज़ किया है। तो इसमें एक बड़ी वजह यह है कि पिछले साल में इस कंपनी ने राइट शेयर्स लिए थे बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 63 मिलियन और समथिंग लाइक दैट, इतने के इन्होंने शेयर्स खरीदे थे पीआरएल के, पाकिस्तान रिफाइनरी के। तो राइट शेयर्स उस कंपनी ने इश्यू किए थे जिनको पीएसओ ने ख़रीदा था। जबकि इस साल इस तरह की कोई एज सच मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इसलिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इन्होंने जो कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ किया है वो कम है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इनका कैश का इनफ्लो भी आया था इन टर्म्स ऑफ जो इनकी शॉर्ट टर्म जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी उसके अंदर से जो इनको प्रॉफिट्स या उसके अंदर से जो डिविडेंड या उसके अंदर से जो उनको प्रॉफिट किसी भी फॉर्म में आ रहा है तो वो भी कैश इनफ्लो की सूरत में आता है। तो ओवरऑल जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की कैश है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि इस साल कम अमाउंट जो है वो कैश आउटफ्लो हुई। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम देखें तो पिछले साल 23 बिलियन था, जबकि इस साल ये 85 बिलियन है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इनकी जो कैश की यूजेज है वो 273.39% ज़्यादा हुई है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स भी हैं, उसके अलावा डिविडेंड्स वगैरह जो पे किए हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल उसका नंबर है। तो यहाँ पर ये नंबर पॉजिटिव में है। आई होप कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, लेकिन यहाँ पर ये नंबर पॉजिटिव में है, इसका मतलब है कि ये कैश का इनफ्लो है। और डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इन कैश इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो पिछले साल के 9 महीनों में इनका 6.3 बिलियन का कैश आउटफ्लो हुआ था, जबकि इस साल जो इनका कैश आउटफ्लो है वो 14.8 बिलियन का है। तो कैश का आउटफ्लो इस साल ज़्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, लेकिन ओवरऑल चूँकि हमने देखा कि इसकी बैक पे जो रीज़न्स हैं वो भी जस्टिफाइबल हैं। तो उन रीज़न्स को कंसीडर करते हुए वी कैन से कि अगर इस कंपनी ने कैश आउटफ्लो भी किया है तो we can expect that this cash outflow is going to generate some future cash as well, based on the investing activities as well as whatever operations they are having to increase the sales. अब हम इस कंपनी के पे आउट्स और ईपीएस की जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको एनालाइज करते हैं। अगर हम इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखें 2014 से लेके 2021 तक, तो आप देख सकते हैं कि 2020 का साल ऐसा साल था जिसमें इसकी ईपीएस नेगेटिव में थी, -23.47%। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी साल हैं उसके अंदर इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो पॉजिटिव ही रही है। जो सबसे अच्छी ईपीएस हिस्टोरिकली हमें नज़र आ रही है 2014 में 80.31 थी, लेकिन उसके बाद हमें एक फॉल नज़र आ रहा है। यानी कि उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2021 में अगर चाहिए वापस 62 पे गए, लेकिन 2022 के 9 महीने का हम जो डेटा देख रहे थे वो ऑलरेडी 137 क्रॉस कर चुका है। तो वी कैन सेफली से कि 2022 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो इनकी अर्निंग पर शेयर होगी वो हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा होगी और पिछले तमाम सालों के जो इसके रिकॉर्ड्स हैं उसको तोड़ देगी। अब हम देखते हैं कि ये कंपनी अगर इतना कुछ कमा रही है तो क्या ये अपने शेयर होल्डर्स को कुछ दे भी रही है या कंजूसी से काम ले रही है। तो यहाँ पर हम अगर 2017 से लेकर 2021 तक का डेटा देखें तो देयर इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि कंपनी ने 2020 के अलावा, क्योंकि 2020 में तो हमें ईपीएस भी नज़र आ रहा है कि नेगेटिव है, यानी कंपनी ने कमाया ही कुछ नहीं, तो उसमें कहाँ से देती। लेकिन उसके अलावा बाकी सालों में कंपनी ने रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को जो है ना पे आउट्स दिए। 2017 में हम देखें तो इन्होंने 25 रुपये का डिविडेंड और 20% का बोनस शेयर्स भी दिए। 18 में हम देखें तो इन्होंने 15 रुपये का डिविडेंड दिया, साथ साथ 20% के बोनस शेयर्स भी दिए। जबकि 19 में अगर हम देखें तो फिर से इन्होंने 15 रुपये का डिविडेंड और 20% बोनस शेयर्स दिए। जबकि 2021 में हम देख सकते हैं कि 15 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया, जबकि कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए। तो 2022 का यहाँ पर मैंने जो क्वार्टरली डेटा है वो शेयर नहीं किया। इफ़ यू वांट यू कैन लुक इनटू द स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी टू हैव अ बेटर आइडिया कि 2022 के 9 मंथ्स के अंदर इन्होंने अब क्या कोई ऑलरेडी कोई
इस तरह के पे आउट्स वगैरह दिए हैं या नहीं दिए। अनफॉर्चुनेटली मैं वो डेटा कलेक्ट नहीं कर सका, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट के जो रिजल्ट्स हैं इस साल के, जैसे 137 का ऑलरेडी इनका ईपीएस हो चुका है, तो डेफिनेटली दिस शुड बी द बेस्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ द पे आउट्स एज वेल फ्रॉम द कंपनी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पीएसओ को एनालाइज किया, इसके जो हिस्टोरिकल डेटा और साथ साथ जो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको स्टडी किया, और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी जो बिज़नेस की एक्सपेंशन है उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पीएसओ के हवाले से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगी, और आप बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये कंपनी आया आपके जो भी बिज़नेस प्लान्स हैं या आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं या जो आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है उसके हवाले से बेहतर है या नहीं है। तो मेरी ओपिनियन है, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन मेरी ओपिनियन के मुताबिक इस कंपनी ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, और कंपनी जिस तरह चल रही है, जिस तरह अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है और जिस तरह के रिसेंट रिजल्ट्स इसने दिखाए हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट के फ्यूचर में ये कंपनी मज़ीद बेहतर परफॉर्म करेगी। इस तरह की कंपनीज़ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो रिसीवेबल्स वगैरह का होता है। अगर इन कंपनीज़ को जो भी इनके बिज़नेस के हवाले से जो इनके रिसीवेबल्स हैं अगर वो टाइम पे मिलते रहें तो ये कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म करती रहती हैं। लेकिन अगर रिसीवेबल्स में प्रॉब्लम हो, इनको कैश के अंदर प्रॉब्लम हो, कैश इनको ना मिल रहा हो, तो इनको अपने बिज़नेस के ऑपरेशन चलाने के लिए, एक्सपेंशंस के लिए और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। सो बी केयरफुल एंड कीप एन आई ऑन ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड देन टेक योर डिसीजंस। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट वीडियोज़ लाइक दिस। आपके लिए हम इस तरह का कंटेंट लाते हैं, सो आपको कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए वीडियो को लाइक करने में या चैनल को सब्सक्राइब करने में। थैंक यू वेरी मच।